बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक में अभी सरल सरल बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको याद रखना है। एग्ज़ाम के समय जो है इसे हम रिवाइज करके जाना पड़ता है ना। अभी कुछ लॉजिकल चीज़ें एग्ज़ाम के लिए तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएंगी, लेकिन कुछ जो कंप्लीटली रखने वाली बातें हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है ना। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अप्लाइड फील्ड में, है ना, तो इसमें जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वही होंगे तो जो रिपेल करते हो। तो यहाँ से डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इसको आप ऐसे कोट के रूप में याद रख सकते हैं, डी आर, है ना, डी आर, है ना, डी आर कोड है इसका, है ना, डी आर। और यहाँ पर आप कोड क्या बना सकते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड, है ना, वीकली अट्रैक्टेड या अट्रैक्टेड, हम ऐसा भी लिखते हैं। तो यहाँ पर आप, यहाँ हम सबको क्या पता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिक में क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, सबको पता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये वीकली अट्रैक्टेड, तो यहाँ पर कोड क्या बना सकते हैं, पी ए, पी डब्ल्यू ए, यहाँ पर पी डब्ल्यू ए, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड, डायामैग्नेटिक रिपेल्ड, डी आर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली, है ना। तो एफ ए एस, ऐसा कुछ हम एफ ए एस ऐसा कुछ कोड बना करके हम, तो जो डायामैग्नेटिक होगा वो रिपेल करेगा, पैरामैग्नेटिक जो होगा वो वीकली अट्रैक्ट करेगा, और डायामैग्नेटिक में टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये याद रखने वाली लाइन है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली, है ना। और याद रखने वाली एक लाइन ये है कि इनफैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, है ना। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, देखो पैरामैग्नेटिक का केस ऐसा है, ऐसा है, यानी यूनिडायरेक्शनल में एक, है ना। और फेरोमैग्नेटिक का केस बच्चों ऐसा है कुछ, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या शो किया जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, म्यू इज इक्वल टू, म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, एन एन प्लस 2, है ना, सिंपल सा आइडिया। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर 25। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है, हमने जानबूझ के लिख दिया, प्लीज इसको आप करें। ये इंटेक्स्ट का एक क्वेश्चन है जिसको हमने किया है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलकुलेट स्पिन, है ना, ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ m2 प्लस, है ना। तो इसका मतलब अगर Z27 है तो इसका मतलब Ni होगा, है ना। निकल के बाद फिर कॉपर 20, निकल, अच्छा कोबाल्ट का केस होगा, है ना, 27, 28, 29, ये क्या होगा, कोबाल्ट होगा, है ना, कोबाल्ट निकल, है ना। तो ये किसका केस होगा, कोबाल्ट का केस होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि कोबाल्ट जो है ये 25, कोबाल्ट, है ना,
केस होगा 27। हाँ, कोबाल्ट का केस होगा। तो ये बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर भी D7 होगा। कोबाल्ट में अगर कन्फिग्रेशन करेंगे D7 होगा, और CO+2 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी D7 होगा, क्योंकि 4s वाला इलेक्ट्रॉन ही वही गया होगा। तो D7 को D में हम ऐसे जब फिल करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1 2 3 है ना। यहाँ n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो फार्मूले में रख दिया जाता है। अब ये जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा वही पॉइंट समथिंग आता है। जैसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब फार्मूले में रखेंगे 3 3 3 कैलकुलेट करेंगे √15 ये आएगा। तो √15 की वैल्यू ये कितना आएगा, √15 की वैल्यू कितना आएगी, 3.8। √15 की वैल्यू कितना आएगी, 3.8। तो यहाँ ये दिमाग में रखा जाता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उतना पॉइंट समथिंग ही इसका आंसर आएगा, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस में एक सिंपल सी बात है कि जब जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस पर अगर एनर्जी पड़ेगी, इस पर अगर EMR पड़ेगा यानी एनर्जी EMR, तो ये एक्साइटेड होकर के हायर स्टेट में चला जाएगा, है ना। एक सिंपल सा आइडिया है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो कलर देगा, है ना। तो अनपेयर्ड होगा तभी ऐसा हो पाएगा, तभी DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में अच्छे से इस बात को पढ़ा है। एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करेस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, लाइन को ध्यानपूर्वक सुने और जरा सा भी आपको जैसे ही बाई चांस समझने में थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम हो, वैसे होगी नहीं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो, नहीं तो बहुत क्लियर मैं बोल दे रहा हूँ इस बात को कि सारी बातें सिर्फ NCERT की ही हैं, है ना। इसमें सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, केवल और केवल NCERT से ही लिखी गई ये बातें हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करेस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, यानी उतना ही एक्साइटेशन होगा जितनी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एक्साइटेशन, है ना। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी एक्साइटेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। E = hν, हम सबको पता है। E = hν, यही न्यू ही फ्रीक्वेंसी है। तो जितना ये ज़्यादा होगी E की वैल्यू उतना ज़्यादा होगी और एक्साइटेशन उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख लें, दिस फ्रीक्वेंसी, है ना, दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ आप नेक्स्ट पॉइंट देख ले, दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन विजुअल रीजन। तो इसीलिए कलर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई करती है, विजुअल रीजन में लाई करती है ना। तो विजुअल रीजन में लाई करती है। यहाँ एक पॉइंट ये है कि द कलर ऑब्जर्व, जो कि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं उसमें, लेकिन फिर भी आपको पॉइंट लिखना चाहिए। द कलर ऑब्जर्व्ड करेस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, है ना। किसी भी कंपाउंड का वही कलर जो हम लोगों ने बनाया था, है ना, चक्र बनाया था, बिबजोर लिखा था, जिसमें इंडिगो को हटा दिया गया था, वही बात यहाँ लिखी गई है ना, कि वो जो चक्र हम बना लेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही वो शो करेगा जो एब्जॉर्ब करेगा, है ना। जैसे उसमें आपने देखा था कि हम लोगों ने बिबजोर वाला वो बनाया था, आई को छोड़ दिया था, तो वही है, सिंपल बहुत। तो यहाँ जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखा गया है, ध्यान दें आप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट
एब्जॉर्ब्ड इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड, है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी वो लिगेंड द्वारा डिटरमाइंड होती है। और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसकी स्टडी किया था। पिछला क्या एनसीईआरटी के रिगार्डिंग देखें तो अगला चैप्टर है ये, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी जब लिगेंड जो है स्ट्रांग फील्ड होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और उस समय जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो ये चीज़, ये पॉइंट याद रखने वाला है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड द्वारा फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन किया जाता है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी कि लो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी, ये जो है लिगेंड के नेचर पर निर्भर करता है ना, डिटरमाइन किया जाता है लिगेंड के नेचर से। अगर जैसा हमने बताया, अगर लिगेंड जो है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो फिर ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी और फिर हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर लिगेंड जो है वीक फील्ड होगा तो फिर कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और उस वजह से लो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। तो ये ऐसा कुछ जो है पॉइंट है जिसे हमें याद रखना है। कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कलर में भाई आपको देखिए ये वही टेबल जो एनसीईआरटी में बना हुआ है वही यहाँ पर भी बना हुआ है और कुछ इसमें नया नहीं है। तो अब हमें जो है देखिए 2-3 कलर तो याद करने में प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे SC3+D0 है, DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं होगा, इसलिए कलरलेस लिखा गया है ना। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी D0 है Ti4 में, तो यहाँ भी DD ट्रांजिशन नहीं होगा, कलरलेस है ना। Ti3+ का कलर हमें याद रखना पड़ेगा, पर्पल है ना। कुछ गाना वगैरह भी बना सकते हैं आप, है ना। B4 वैनेडियम 4+ का ब्लू है, B3 का ग्रीन है ना। B2+ का वायलेट है, Cr3+ का भी वायलेट है, Mn3+ का भी वायलेट है, एनसीईआरटी है ना। तो इस प्रकार से आप कलर जो है देख सकते हैं। तो कुछ कलर आपको आराम से याद कर लेना पड़ेगा। नीचे 3D10 में ये भी कलरलेस आएगा क्योंकि DD ट्रांजिशन नहीं है। कभी जो है आपसे ऐसा लॉजिकल प्रश्न भी पूछ सकता है ना। तो यहाँ देखो ऐसी छोटी छोटी कुछ हेडिंग्स हैं जिनको हम लोग एक साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। कल से हम उसके 2 कंपाउंड जो हैं वो पढ़ लेंगे, तो फिर वही डी एंड एफ ब्लॉक केवल बचेगा, है ना। तो यहाँ एक हेडिंग है एनसीईआरटी में, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये लिखी गई है कि द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज ड्यू टू। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि जैसे वहाँ पर भी हमें याद है शायद कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू किए थे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे थे, है ना, कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। उसका आंसर ये गिवन है। आंसर क्या गिवन है कि साइज जो है स्मॉलर है, 3 रीजन, हाई आयनिक चार्ज है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये डायरेक्ट कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के इसको एक प्रश्न ले, इसमें केवल यही इतना पढ़ने वाली बात है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लिख चुके हैं, है ना। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ट्रांजिशन मेटल अच्छा कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, क्यों ऐसा होता है, उसका क्या रीजन है। तो यहाँ देखिए जैसे पॉइंट लिखा गया है, ट्रांजिशन मेटल एंड दियर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट।
ये कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? रीजन उसका क्या है कि पहला रीजन तो ये है कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये एलिमेंट, है ना। जैसे B2O5 है, कांटेक्ट प्रोसेस में यूज होता है। Fe जो है हैबर प्रोसेस में यूज होता है। Ni जो है हाइड्रोजनेशन में यूज होता है ना। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि भाई कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है? तो कैटलिस्ट का फंक्शन जो दिया गया है, तो ये क्या करता है, कैटलिस्ट अपने सरफेस पर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन एट सरफेस। किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो बच्चे पढ़ लिए होंगे तो उनको ये पता होगा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगता है। कैटलिस्ट का दूसरा काम क्या होता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके बीच के बॉन्ड को वीक करता है। वीकनिंग द बॉन्ड, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, वीकनिंग द बॉन्ड इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। वीकनिंग द बॉन्ड इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर इसको हम, ये वर्ड क्या है, अब देखिए ये इसी क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं ना। फंक्शन, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, और बोर्ड में हो सकता है ऐसा पूछा जा सकता है, और जेईई नीट में भी पूछा जा सकता है ना, स्टेटमेंट बना करके कि ट्रांजिशन मेटल एक अच्छे कैटलिस्ट के रूप में वर्क करते हैं, तो उनका फंक्शन क्या है? तो उनका फंक्शन क्या है कि अपने सरफेस पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, पहला फंक्शन है वीकनिंग, और दूसरा फंक्शन क्या है? वीकनिंग, है ना, वीकनिंग द बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड पड़ा हुआ है उसको वीक करेगा, है ना। जैसे जर्क होते हैं कैटलिस्ट के सरफेस में, कैटलिस्ट के सरफेस में जर्क होता है, और उस जर्क में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जा करके कलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ बॉन्ड टूटने और नए बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या फंक्शन होता है? बाय चेंजिंग दियर ऑक्सीडेशन स्टेट, बाय चेंजिंग दियर ऑक्सीडेशन स्टेट, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके भी ये कैटलिस्ट का फंक्शन करते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है कि ट्वाइस I माइनस प्लस S2O8 2 माइनस गिव्स I2 ट्वाइस SO4। देखो ये वाला जो रिएक्शन है ये डायरेक्ट नहीं होता, यहाँ पर क्या है, Fe कैटलिस्ट के रूप में है, ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता। तो पहले Fe का 3+ ट्वाइस I से रिएक्शन करके Fe2+ में कन्वर्ट होगा, और I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देगा, है ना। अब ये Fe2+ S2O8 से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका लेकर के फिर Fe3+ में, देखो कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, Fe3+ के रूप में आया था, Fe3+ के रूप में ये बाहर चला गया और अपना काम करके चला गया, SO4 2- बना के चला गया, क्योंकि क्या बनाना था, SO4 2- ही बनाना था, है ना। तो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट जो है वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने की वजह से वो कैटालिसिस वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कैटालिसिस कर रहा है ना। तो कुल मिला करके जैसे जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो बच्चे लगातार नोट्स बना रहे हैं, तो उनको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। 1 से 2 बार लिखने से या 1 बार 2 बार रिवाइज करने से एग्ज़ाम के मोमेंट पर ये चीज़ें अपने आप ही याद हो जाती हैं।
प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होती है जैसे जो लास्ट मोमेंट पर वही बहुत ज़्यादा सिलेबस और पैनिक होकर के पढ़ते हैं तो ये चीज़ें याद नहीं रह जाती। तो अभी जो बच्चे पढ़ करके नोट्स बना रहे हैं उनको एकदम फ्रैंकली एक बार दिमाग पर जोर डालना है, फिर वो चीज़ें अपने आप ही आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम याद आएंगी, है ना। तो कुछ छोटे छोटे 2 पॉइंट और हैं, उसके बाद 2 कंपाउंड है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो बच्चों 2 हेडिंग और है इसमें, उसके बाद जो है 2 कंपाउंड हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। तो ये फटाफट आप हेडिंग देख सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बच्चों इस प्रकार से होता है, जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल दे दें तो जैसे कोई भी कंपाउंड होता है उसमें एटम्स इस प्रकार से आपस में क्या होते हैं, पड़े होते हैं, है ना। तो हमने पिछले वाले क्लास में आपको वॉइड बताया था, तो ये बीच में इसके क्या बना हुआ है, वॉइड बने हुए हैं, है ना। बीच में क्या है, वॉइड बना हुआ है, ये बीच में क्या है, वॉइड है। तो जो मेन एटम है वो बाहरी वाला एटम है, बीच में ये छोटे छोटे एटम आ जाते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड, दोनों एक ही बात है। यानी यहाँ पर जो है ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड। तो इंटरस्टिशियल स्पेस इज इक्वल टू वॉइड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर हम किसी मेटल के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट हम डाल दें, है ना, क्योंकि जो भी मेटल बना हुआ है किससे बना हुआ होगा भाई, एटम से बना होगा। और एटम कैसा शेप है, स्फेरिकल है। तो जैसा हमने पिछले क्लास में भी ये बात आपसे शेयर किया है, जब हम लैटिस की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि आप अपने कमरे में बड़े बड़े बॉल जो है कमरा भर दो, तो ऐसा नहीं होगा कि कमरे का पूरा वॉल्यूम बॉल से ऑक्युपाई हो जाएगा। हमने और एक एग्जांपल दिया था कि आप अपने बैग में बहुत सारी बॉल भर दो तो बैग का जो टोटल वॉल्यूम है वो बॉल के द्वारा ऑक्युपाइड नहीं हो पाएगा, कुछ वॉल्यूम वैकेंट रह जाएगा। वो क्या है, वो एक नेचुरल लॉ है। जैसे बहुत सारे बॉल अगर एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे तो बीच में जगह खाली रह जाएगी। अब जो जगह खाली रह गई, ट्रांजिशन मेटल के ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल, उसमें जो बीच में जगह खाली रह गई उनमें हम कुछ दूसरे एलिमेंट भर देते हैं। तो कैसा कंपाउंड बनता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है। और बड़ा ही अजीब है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसमें इंटरस्टिशियल में जो भी पॉइंट मैं लिखा हूँ, मतलब मैक्सिमम ईयर में क्वेश्चन रहता है, किसी न किसी पार्ट में तो रहता ही रहता है ना। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ देखिए पॉइंट क्या लिखा गया है कि कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। तो ये क्रिस्टल लैटिस के बीच में चाहे हाइड्रोजन या कार्बन या नाइट्रोजन अंदर इंटर कर जा रहा है। भाई कोई मेटल है हमारे पास, वो जैसे पहले से है और उसमें अंदर वॉइड है, यानी कुछ खाली जगह है। उस खाली जगह में ये चाहे कार्बन अंदर चला जाए, चाहे हाइड्रोजन चला जाए, चाहे नाइट्रोजन चला जाए, तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, उसी को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बनते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल है उसमें जो वॉइड प्रेजेंट है, उस वॉइड के बीच में और ये हल्के एलिमेंट इंटर कर जाते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स।
तो इससे क्या फायदा है और क्या इसका नुकसान है, बनता कैसे है? देखो इसमें एक पॉइंट, अभी सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, दे आर यूजुअली नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, है ना। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब यहाँ देखो बहुत साफ साफ क्लियर है, देखो बहुत साफ साफ देखो, जैसे देखो Fe3H है, तो Fe3H में स्टाइक्योमेट्री मेंटेन है, लेकिन देखो यहाँ पर TiH 1.7 इसमें स्टाइक्योमेट्री मेंटेन नहीं है। अगर मल्टीपल नंबर में एलिमेंट प्रेजेंट हो तो फिर हम कहते हैं कि स्टाइक्योमेट्री मेंटेन है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में एटम हो, जैसे ध्यान दो Ti के एक एटम पर 1.7 एटम हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो आप सोच सकते हो क्या कहूँ जिसमें आधा एटम भाग लेगा, नहीं, क्योंकि कभी भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अभी देखो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा गया है, चाहे इसकी मीनिंग यहाँ पर समझाते हैं फिर से। जैसे मान लो ये हमारे सामने लिखा गया है यहाँ पर Fe3H, तो हम कहेंगे इस कंपाउंड की स्टाइक्योमेट्री मेंटेन है, यानी 3 आयरन का 3 एटम रहेगा तो हाइड्रोजन का 1 एटम आ जाया करेगा, लेकिन यहाँ तो स्टाइक्योमेट्री मेंटेन है, यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री क्या है, मेंटेन है, स्टाइक्योमेट्री मेंटेन है। लेकिन अगर केस ये वाला अगर आप देखें, यहाँ जो लिखा है TiH 1.7, इसका मतलब कि अगर 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर Ti का 100 एटम प्रेजेंट है उसमें, तो हाइड्रोजन का 170 एटम प्रेजेंट है। 100 एटम Ti का तो 170 इसका, तो लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, स्टाइक्योमेट्री मेंटेन नहीं है, है ना। एक एटम पर 1.7 आ रहा है, होल मल्टीपल में नहीं है, इसीलिए ये चीज लिखा गया है। अच्छा, इसके यानी का Fe और H के बीच का जो बांड होता है, देखो मैंने जो लिखा है ये हमेशा पूछा जाता है, ये आयनिक नहीं है, नॉट आयनिक, ये कोवैलेंट भी नहीं होता है। तो साइंस में देखो NCERT अगर नहीं लिख रहा है जिसका मतलब कि समस्या है, तो कुछ अलग प्रकार का बांड है ये न। तो ये पूछा जाता है कि क्या इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड में जो छोटे एलिमेंट हैं, छोटे एलिमेंट का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनकी साइज भाई बहुत छोटी है ना। तो ये जो एलिमेंट हैं इनके बीच और ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच बांड क्या आयनिक होता है? वो बार बार पूछता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या वो बांड आयनिक होता है? नहीं, याद रखना है। फिर क्या वो कोवैलेंट होता है? वो कोवैलेंट भी नहीं होता है। फिर कैसा बांड होता है? डिफरेंट टाइप का बांड होता है ना। एक्सप्लेनेशन उसका कुछ डिफरेंट है, यानी डिफरेंट हमें याद रखना है बस, है ना। तो फिर आगे ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड जैसे TiC है ना, टाइटेनियम के साथ कार्बन का है, Mn4n है, मैंगनीज के साथ नाइट्रोजन का ये कंपाउंड है, वैनेडियम के साथ हाइड्रोजन का है, टाइटेनियम के साथ फिर हाइड्रोजन का है, फेरिक के साथ हाइड्रोजन का है। यानी जो फेरिक में बॉयड प्रेजेंट है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, Mn के बीच में जो बॉयड है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, Ti के बीच में जो बॉयड है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वैनेडियम के बीच में जो बॉयड है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट्स इट। यहाँ पर प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं? ऐसा होने से ये जो नया कंपाउंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन रहा है, ऐसा होने से क्या हो रहा है? तो ये बता रहा है कि ऐसा अगर हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे TiC का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसके प्योर मेटल से Ti से, टाइटेनियम से, एक बात ये है। दूसरा, ऐसा होने से यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने से
ये मेटल हार्ड हो जाएगी। और ऐसा ये बताया जा रहा है कि सम बोराइड्स, यहाँ पर ETC भी लिखा गया था, ETC यानी इस वाले प्रोसेस में बोरान भी पार्टिसिपेट करता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसमें बोरान भी वर्क करता है। बोरान, अब जब बोरान किसी के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, बोराइड्स। तो ये बता रहा है कि ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड, उनका नेचर, उनकी प्रॉपर्टी बहुत हार्ड हो जाती है, और कुछ बोराइड्स तो डायमंड के इक्वल में हार्ड होते हैं, है ना। कुछ बोराइड्स ऐसे होते हैं जो डायमंड के बराबर हार्ड हो जाते हैं सिंपली। तो मेटालिक एक्टिविटी इनकी लेकिन सेम रहती है, यानी जो मेटल की एक्टिविटी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दे आर केमिकली इनर्ट। तो अब ये जो कंपाउंड बन रहा है ये केमिकली इनर्ट हो जाएगा, यानी ये केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, है ना। जो मेटालिक कंडक्टिविटी है वो सेम रहेगी। दे आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट हो जाएंगे। तो इतने पॉइंट आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड के विषय में याद रखने हैं। इसमें से कोई भी शब्द पूछा जा सकता है, यानी हर शब्द क्वेश्चन है, एवरी वर्ड इज क्वेश्चन। तो कभी भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने लिखा नॉट आयनिक, ये पूछा जा सकता है। वो कहेगा आयनिक है क्या, तो आप अगर कंफर्म रहेंगे तभी आप लिख पाएंगे नॉट आयनिक। तो 1 नंबर का क्वेश्चन, एक एक शब्द जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे मेटालिक कंडक्टिविटी डिफर कर जाएगी, नहीं, सेम रहेगी। अब देखो इसमें क्या लॉजिक है ना, है ना। दूर से कुछ लॉजिक लगाया जा सकता है, लेकिन अब ये याद ही रखना ज़्यादा बेटर आइडिया है। दूसरा क्या है, एलॉय फॉर्मेशन, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद डायरेक्ट कंपाउंड हम 2 पढ़ लेंगे फटाफट। एलॉय इज ए ब्लेंड, ये लाइन हमें याद समझ लेना चाहिए, याद भी रह जाती है, ये तो अपने आप ही याद रह जाती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भाई। एलॉय का मतलब 2 मेटल को हम आपस में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, यही लिखा गया है कि एलॉय इज ए ब्लेंड। ब्लेंड मतलब मिक्सचर, ब्लेंड मतलब मिक्सचर, इज ए ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स, यानी जिस के साथ, जैसे मान लीजिए यहाँ एलॉय बनाया जा रहा है तो कॉपर और जिंक को मिक्स कर दिया जाएगा, कॉपर और जिंक का ब्लेंड, है ना। अब ये लाइन याद, ये तो अपने आप ही याद हो जाएगी, ये याद रखने वाली लाइन है। इसका फुल फॉर्म चाहे आप लिखेंगे, फिर से सुनिए आप, एलॉय, है ना, होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड। एलॉय जो है, एलॉय कैसे फॉर्म करता है, एलॉय का फॉर्मेशन होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय आर होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड ऑफ 2 or more metals। एलॉयज आर होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड। ये चीज क्लास 9th में भी लिखी गई है, साइंस में 9th की NCERT में लिखा गया है कि एलॉय जो है वो, है ना, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तो होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड है। इसमें ये बात बहुत बार पूछी गई है, इसमें जो 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट, है ना, जो 2, 3, 4 ट्रांजिशन मेटल मिल करके, जिनको हम मिक्स करके एलॉय का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो उनके साइज में डिफरेंस जो है, रेडियाई का डिफरेंस 15% होना चाहिए। ये अगर 15% रहेगा ऐसा, तो फिर एलॉय फॉर्मेशन में फेवर करेगा। NCERT ने 15% लिखा है, और ये 15% कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको हमने एज इट इज 15% लिख दिया है, बंद कर दिया। तो यहाँ पर, है ना, तो 15%। और क्या पूछा जाएगा, एलॉय जब फॉर्म हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा,
एक लाइन बहुत साफ साफ दी गई है और कई बार पूछी जाती रही है कि स्टेनलेस स्टील, हमारी हैबिट क्या है, हम ऐसे स्टील को यूज करने के हैबिचुअल हैं, या वो स्टील हमको ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें कलर ना हो, है ना। तो स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, फेरस एलॉयज, इन सब का यूज करके हम ऐसा बना सकते हैं। ब्रांच जो है किससे बना है, तो इसमें कॉपर जो है ट्रांजिशन मेटल है ना, और जिंक जो है वो भी, जिंक क्या है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कभी कभी फंसाता है ऐसा प्रश्न करके, ब्रांच दे देगा तो उसमें कहेगा कि क्या ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट से एक ब्रास बना हुआ है, तो चूंकि एक ही साथ जेडन की स्टडी करते हैं तो अच्छे बोल देते हैं हाँ दोनों ट्रांजिशन मेटल है, जबकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये हमें याद रखना है ना। तो ये फंसाता है कभी कभी, और यहाँ तो क्लियर कट दिख जाएगा कि ये टिन जो है वो ट्रांजिशन मेटल है नहीं, और Cu जो है ट्रांजिशन मेटल है। तो कुल मिलाकर के इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज में, वो जो हमने चार्ट बना करके 14 प्रॉपर्टीज लिखा था एनसीईआरटी में, तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब दो कंपाउंड और जनरल बातें किसकी, या ब्लॉक एलिमेंट्स की, इतना इस चैप्टर में शेष है। ठीक है, तो ये हम जल्दी से कवर कर लेंगे, है ना। ये पॉइंट्स आप लिखें, अंडरलाइन करें, नोट्स बनाएं, है ना। तो ये आपके लिए बिल्कुल एकदम सरल हो चुका है, राइट।